उम्र का फासला भी कभी कभी कुछ कम ज़्यादा सोचने का दायरा तय करता है। 19 साल की लड़की 43 साल की स्त्री को भला क्या समझेगी? ऐसी सोचकर मेरी समझ पर आपकी कोई शंका पनप रही है तो पहले ही साफ कर दूं कि जिस स्त्री की चर्चा करने जा रही हूँ उसकी यात्रा का एक अंश हूँ मैं। उसी पूर्णता, उसी उम्मीद की किरण तक बढ़ती हुई चलती हुई मनीषा की बेटी हूँ मैं। आइए समय के द्वार से हमारे जीवन दृश्य में प्रवेश करें। हम मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के रामनगर कॉलोनी के पैतृक घर में रहते हैं। इस एक मंजिले मकान में 2 कमरे, एक सामान्य आकार का डाइनिंग हॉल और एक ड्राइंग रूम है। बाहर छोटा सा बरामदा और 4 सीढ़ी नीचे उतरकर छोटे छोटे कुछ पौधों के साथ बाहरी दरवाजे पर यह घर पूरा होता है। 48 साल के मेरे पापा सुनील चौधरी सरकारी नौकरी में हैं। उनका बेटा नमन यानी मेरा भाई अभी 10वीं में है। मैं कंचन, उनकी बेटी, स्नातक द्वितीय वर्ष की छात्रा। हम दोनों भाई बहन का शारीरिक गठन नैन नक्श माँ की तरह है। यह है हमारी माँ मनीषा, 43 साल की उम्र में जिसने नियमित व्यायाम से 32 सा युवा शरीर बरकरार रखा है। हमेशा मृदु मुस्कान से परिपूर्ण उसका चेहरा। मेरी मम्मा हम दोनों भाई बहनों के लिए हमेशा खास रही। मम्मा को हम मात्र स्त्री के रूप में ही नहीं समझते, बल्कि एक पूर्ण बौद्धिक व्यक्तित्व के रूप में। सुबह 9 बजे का समय था। कॉलेज के लिए निकल रही थी मैं। घर में रोज की तरह कोलाहल का माहौल था। पापा सरकारी कार्यालय में सहायक विकास अधिकारी थे। वे अपने बॉस के अन्य 10 मातहतों के साथ उनके अधीन काम करते थे। लेकिन घर पर मेरी मम्मा पर उनका रौब किसी कलेक्टर से कम ना था। मनीषा, टिफ़िन में देर है क्या? यार, घर पर तो कुछ करती नहीं हो, एक यह भी नहीं हो रहा है तो बता दो। पापा बेडरूम से चीख रहे थे। दे दिया है टेबल पर। मम्मा ने बिना प्रतिक्रिया की सूचना दी। दे दिया है तो जबान पर ताले क्यों पड़े थे? चाय ला रही थी, लंच बॉक्स भरा बैग में रख रही हूँ। सरकारी नौकरी है, समझ नहीं आता तुम्हें? यह कोई चूल्हा चौका नहीं है, मिनट मिनट का हिसाब देना पड़ता है। मम्मा टिफ़िन और पानी की बोतल ऑफिस के बैग में रख नियमानुसार पापा की कार भी पोंछ कर आ गई थी और पापा टिफ़िन लिए बैठे रहे थे। यह रोज की कहानी थी। यह जतलाना की माँ की तुलना में पापा इस परिवार के ज़्यादा महत्वपूर्ण सदस्य हैं। उनका काम मम्मा की तुलना में ज़्यादा महत्व का है। यह दृश्य हमारे ऊपर विपरीत ही असर डालता था। इस बीच भाई और हम अपना टिफ़िन लेकर चोरों की तरह घर से निकल जाते। रात को पापा की गाली गलौज से मेरी नींद उचट गई। रात 12 बजे की बात होगी। मैं शोर सुन मम्मा की चिंता में अपने कमरे के दरवाजे के बाहर आकर खड़ी हो गई। मम्मा पापा के साथ बेडरूम में थी। मम्मा शांत लेकिन कुछ ऊंचे स्वर में कह रही थी, आपके हाथ पैर अब मैं नहीं दबा पाऊंगी। आपकी करतूतों ने बर्दाश्त की सारी हदें तोड़ दी हैं। आपकी जिन किन्हीं लड़कियों और महिलाओं से संपर्क हैं, वे आपकी कमजोरियों का फ़ायदा उठा रही हैं। आप अपने ऑफिस की महिला कलीग को अश्लील वीडियो साझा करते थे। मैंने सहा, किसी स्त्री को क्या गिफ्ट दिया, बदले में आपको क्या क्या मिला, मैंने अनदेखा किया और चुप रही। लेकिन अब आप सीमा से आगे निकलकर उन्हें घर तक लाने लगे हैं। क्या संदेश दे रहे हैं हमें? क्या बच्चों से छिप रहा है यह? आज पहली बार मम्मा ने हिम्मत कर अपना विरोध दर्ज कराया था। पहली बार उसने पापा के हुक्म को अमान्य करके अपनी बात रखी थी। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। परिणाम भयंकर होना ही था। मेरे पापा ऐसे व्यक्ति थे जो उनकी गलती बताने वाले का बड़ा बुरा हश्र करते थे। और तब जब उनके कमरे में मम्मा का सोना
उनकी सेवा के लिए ही था। झन से जिंदगी कांच की तरह टूटकर बिखर गई। आशा, भरोसा, उम्मीद का दर्पण चकनाचूर हो गया। पापा ने मम्मा को जोरदार तमाचे मारे। मम्मा दर्द से बिलख कर उन्हें देख ही रही थी कि पापा ने मम्मा के पेट पर एक जोर का पैर जमाया। मम्मा उफ कहकर जमीन पर बैठ गई। मैं जानती हूँ यह दर्द उसके शरीर से ज़्यादा मन पर था। आत्मसम्मान और आत्महनन की चोट वह सह नहीं पाती थी। अब एक भी आवाज़ निकाली तो जबान खींच लूँगा। मैं कमाता हूँ, तुम लोग मेरे पैसे पर ऐश करते हो। औकात है नौकरी करके पैसे घर लाने की। जिस पर आश्रित हो उसी को आँख दिखाती हो। जो मर्जी होगी वही करूँगा मैं। अफसर हूँ मैं, तुम क्या हो? एक नौकरी करके दिखाऊँ तो समझूँ। मेरी नौकरी पर पाबंदी तो आपने ही लगा रखी है। अच्छा, नौकरी करना क्यों चाहती हो मालूम नहीं है जैसे मुझे। सब बहाने हैं गुलछर्रे उड़ाने के। तुम्हें लगता है नौकरी के बहाने में मौज करता हूँ, तो तुम भी वही करोगी। पापा के पास जबरदस्त तर्क थे। वे तर्क जाल से सामने वाले को बुरी तरह बेजबान कर देते थे। मैं मम्मी की ज़िंदगी करीब से भोग रही थी, कहे तो भाई भी। शायद इसीलिए उसमें पिता की तरह न होने का संकल्प मजबूत हो रहा था। लेकिन मम्मा, क्या मैं जानती नहीं रातें उसकी कितनी भयावह होती होगी जब वह अकेली अपनी यातनाओं को पलकों पर उठाए रात का लंबा सफ़र अकेली तय करती होगी। इकोनॉमिक्स में एमए करके उसकी शादी हुई थी। पति के रौब-दाब और स्वेच्छाचारी स्वभाव के बावजूद जैसे तैसे उसने डॉक्टरेट की, नेट परीक्षा भी पास की जिससे कॉलेज में लेक्चरर हो सके। और तब पल पल सब्र बोया है। दुख मुझे इस बात का है कि इतना भी क्या सब्र बोना कि फसल जिल्लत की काटनी पड़े। पापा चूंकि बेहद स्वार्थी किस्म के व्यक्ति थे, इसलिए मम्मा पर हमारी जिम्मेदारी पूरी की पूरी थी। याद आती है सालों पुरानी बात। नानी बीमार थी। मम्मा को हमें 2 दिन के लिए पापा के पास छोड़कर उन्हें मायके जाना पड़ा। तब भाई 6ठी और मैं 10वीं में थी। हमारी परीक्षाएं थीं, इसीलिए हम मम्मा के साथ जा ना पाए। 2 दिन हम भाई बहनों ने ठीक से खाना नहीं खाया। जैसे तैसे ब्रेड बिस्कुट से काम चलाती रहे। मम्मा को याद करके हम एक एक मिनट गिना करते और पहाड़ सा समय गुजारते। पापा होटल से अपने पसंद का तीखी मसालेदार सब्जियां मंगाते, जबकि हम दोनों मासूम बच्चों के होठ और जीभ भरपेट खाना खाने की आस में जलकर भस्मीभूत हो जाते। आश्चर्य कि मेरे पापा हमारा बचा खाना भी खा लेते, लेकिन कभी पूछते भी नहीं कि हमने फिर खाया क्या। मम्मा हमारे लिए छिपाकर अलग खाना बनाती थी ताकि पापा के लिए बना तीखा मसालेदार खाना हमें रोते हुए ना खाना पड़े। शायद मम्मा जानती थी बच्चों को अभी संतुष्ट होकर भरपेट खाना खाना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे भी मम्मा हमें खाना बनाना भी सिखाती चलती ताकि बाहर जाकर हमें दूसरों पर निर्भर ना रहना पड़े। मैं बड़ी हो रही थी, मुझ में सही गलत की परख थी। ताज्जुब होता था पापा के विचारों पर। वे मौके बेमौके खुलकर कहते थे कि अगर उनके घर में रहना है तो किसी और की पसंद का कुछ भी नहीं चलेगा सिवा उनकी पसंद की। इंसान एक टुकड़ा ज़मीन के लिए आधा इंच आसमान को कब तक भुलाए रहे। उसे जीने को ज़मीन चाहिए तो सांस लेने को आसमान भी चाहिए। भले ही हम छोटे थे, मम्मा के होठ कई सारी मजबूरियों की वजह से सिले थे, लेकिन हम अपनी पीठ पर लगातार आत्महनन का बोझ महसूस करते। क्या मालूम क्यों पापा को मम्मा के साथ प्रतियोगिता महसूस होती। मम्मा की शिक्षा, उनके विचार और भाव से पापा खुद को कमतर आंकते। फिर शुरू होती पापा की चिढ़ और ताने। जब भी वह नौकरी के लिए छटपटाते, पापा उसे दबाते। जब चुप बैठी रहती, उसे अपनी अफसरी दिखाकर कमतर साबित करते। यह जैसे कभी न ख़त्म होने वाला नासूर बन गया था। भाई अब 10वीं देने वाला था और मैं स्नातक द्वितीय वर्ष की परीक्षा देने वाली थी। बहुत हुआ,
और कितना सब्र करें। आखिर कहीं मम्मा की भी धार चुक ना जाए। आज जो कुछ हुआ वह एक लंबी उड़ान से पहले होना ही था। मम्मा को अब खुद की ज़मीन तलाश करनी ही होगी, तभी हमें भी अपना आसमान मिलेगा। मुझे अब मम्मा का इस तरह पैरों तले रौंदा जाना कतई पसंद नहीं आ रहा था। दूसरे दिन ऑफिस से आते वक्त पापा के साथ ऑफिस की एक कलीग थी। हम तो यथासंभव उसके साथ औपचारिक भद्रता निभाते रहे, लेकिन वे दोनों अपनी अति अभद्रता के साथ मम्मा का मजाक बनाते रहे। मेरे 48 वर्षीय पिता अचानक ही अब अपने सौंदर्य के प्रति अति यत्नवान हो गए थे। सफ़ेद होती जा रही अपनी मूँछों को कभी रंगते, कभी सिर के बालों को। कुल मिलाकर वयस्क होते जा रहे शरीर के साथ युद्ध लड़ रहे थे ताकि मम्मा की ज़िंदगी में तूफान भर सके। मुझे और मम्मा को लेकर उन्हें एक असहनीय कुतूहल होता और हम अयाचित विपत्तियों के डर से बचने के लिए अपनी आंखें ही बंद कर लेते। हम बच्चे ऐसे भी पापा से कतराने लगे थे और पढ़ाई हो ना हो अपने कमरे में बंद ही रहते। रह जाती मम्मा, जिसकी आंखों के सामने अब नित्य रासलीला चलती। भाई मेरा चिंतित था और मैं भी। यह घर नहीं, एक टूटती दीवार थी। हर कोई इससे दूर भागता है और हम थे कि इसी टूटती दीवार को पकड़कर गिरने से बचने का भरम पाले थे। करते भी क्या, यही तो अपना था ना, कहना ही पड़ता है। जिस पति के सानिध्य में प्रेम और भरोसे की जगह गुलामी का एहसास हो, बिस्तर पर सुकून की नींद की जगह रात बीत जाने की छटपटाहट हो, उस स्त्री के जीवन में कितनी उदासी भर चुकी थी, यह कहने भर की बात नहीं थी। मेरे पापा एक सरकारी मुलाजिम थे, ठीक ठाक देखने में, अच्छी तनख्वाह, एक ढंग का पैतृक घर, उच्च शिक्षित, सीधी सरल सुंदर पत्नी, 2 आज्ञाकारी बच्चे। इसके बावजूद पापा में क्या कमी थी कि हमेशा मम्मा को कमतर साबित करके ही खुद को ऊंचा दिखाने का प्रयास करते रहते। हम सबके अंदर धुएं की भट्टी भर चुकी थी। पापा घर पर नहीं थे। मम्मा हमारे कमरे में आई और बोली, मेरा एक दोस्त है, भोपाल के कॉलेज में प्रिंसिपल। मैं उसे अपनी नौकरी के सिलसिले में मेल करना चाहती हूँ। अगर तुम दोनों भाई बहन हिम्मत करो तो मैं नौकरी के लिए कोशिश करूँ। हाँ, हिम्मत तुम्हें ही करनी होगी। मैं इस घर में रहकर नौकरी नहीं कर पाऊँगी, तुम जानते हो, और बाहर गई तो घर नहीं आ पाऊँगी। क्या तुम दोनों अपनी अपनी परीक्षाएं होने तक यहाँ किसी तरह रह लोगी? जैसे ही तुम्हारी परीक्षाएं हो जाएंगी, मैं तुम दोनों को अपने पास बुला लूँगी। और कितना सहूँ, कहो। यह तुम्हारे व्यक्तित्व पर भी बुरा प्रभाव डाल रहा है। मैं एक अच्छी गृहस्थी चाहती थी, प्यार और समानता से परिपूर्ण, मगर तुम्हारे पापा का मानसिक विकार यह घर तोड़कर ही रहेगा। तुम दोनों अब बड़े हो चुके हो, विपरीत परिस्थिति की वजह से परिपक्व भी, इसीलिए तुम जो कहोगे। मम्मा ने सारी बातें एक साथ हमारे सामने रखी, फिर स्थिर आंखों से हमें देखने लगी। कोई आग्रह या दबाव नहीं था। मम्मा की यही बातें उन्हें पापा से अलग ऊंचाई देती थी। भाई ने कहा, मुझे तो लगता है हम अपनी ज़िंदगी में बदलाव खुद ही ला सकते हैं। अगर बैठे रहे तो कुछ भी नहीं बदलेगा, हम हमेशा यूं ही दुखी रह जाएंगे। मुझे भी यही लगता है। भाई सही कह रहा है, तुम पापा के अनुसार ही तो चल रही हो। वे तब भी नाखुश हैं और तो और अपनी मनमर्जी से ऐसी हरकत कर रहे हैं जिससे हम सभी परेशान हैं। भला यही होगा, तुम नौकरी ढूंढकर बाहर चली जाओ, कहीं तुम्हारी पढ़ाई की फीस पर रोक लगाई तो। मामा चिंतित थे। इतना भी ना डरो, नाना जी का दिया 10 लाख रुपए तुम्हारे और मेरे नाम से जॉइंट अकाउंट में है ना मम्मा। हाँ बस, अब डर की नहीं हिम्मत की बात करूँगी। मम्मा की आंखों में विश्वास की ज्योति दिख रही थी मुझे। जब उपयोगी शिक्षा हो, चाह हो, चेष्टा हो, प्रकृति की शक्ति साथ हो लेती है। मम्मा को उसके दोस्त रमेश ने अपने ही कॉलेज में इकोनॉमिक्स के लेक्चरर के लिए बुला लिया।
रातों रात मम्मा ने पैकिंग की, हमें खूब प्यार किया और भोपाल के लिए ट्रेन पकड़ने खंडवा स्टेशन जाने से पहले शायद आखिरी बार के लिए पापा के पास गए। घर में होते तो पापा को इंटरनेट का एक ही प्रयोग आता था। मम्मा के सामने खड़ी होने के बावजूद उन्होंने फ़ोन में अति व्यस्तता दिखाते हुए लापरवाही से कहा, कहो। सोचा नहीं था मम्मा कहेगी, लेकिन उसने कहा, मैंने नौकरी ढूंढ ली है, इकोनॉमिक्स में लेक्चरर का पद है, बाहर जाना है, अगर आप चाहें तो छुट्टी मिलने पर आ जाया करूँगी। पापा फ़ोन छोड़कर उठ बैठे थे। मेरी नाक के नीचे यह क्या हो रहा है? यह नाक के ऊपर की बात है, आप नहीं समझेंगे। आपने जितना समझा या नहीं भी समझा काफ़ी है। आपने जो इज्जत और प्यार दिया उसके तो क्या ही कहने। अब नौकरी करना ही आखिरी विकल्प है। ऐसा? तुम कभी लौट कर नहीं आ पाओगी, समझ रही हो ना? बच्चों से मिलना तो आसमानी ख्वाब ही समझ लो। शायद पापा को गुलामी करवाना पसंद था, इसीलिए एक गुलाम को किसी भी कीमत पर रोकना चाहते थे, पूरी ठसक के साथ। सब जानती हूँ, आपको समझना बाकी नहीं रहा। कहाँ चली? जगह कौन सी है? खोज खबर रखने की मनसा साफ झलक रही थी। हम दोनों माँ बेटी पापा की रग रग पहचानते थे। क्यों? क्या करेंगी जानकर, जब कोई मतलब रखना ही नहीं है? घटिया स्वार्थी औरत, तुम्हें अपने बच्चों की भी फिक्र नहीं? क्यों? बच्चे अपने पापा के पास हैं, अपने दादा के घर पर हैं, जिन पर उनका भी पूरा हक है। आप कहना क्या चाहते हैं कि मेरे जाते ही आप उन पर अत्याचार करेंगे, उन्हें खाना नहीं देंगे, उनकी पढ़ाई की फीस नहीं भरेंगे? पल पल पर नज़र रखूंगी मैं। उन्हें ज़रा भी तकलीफ़ हुई तो आपकी भली प्रकार खबर लूँगी। पापा क्रोध से लाल हो गए थे। अब तक उनकी जूती में दबी पत्नी उनकी तौहीन कर रही थी और वे चाह कर भी अपना राक्षसी रूप नहीं दिखा पा रहे थे। खूंखार आदमी तब डराता है जब सामने वाला डरने के लिए तैयार हो या मजबूरी में बंधा हो। हम भाई बहनों को आज पहली बार अपनी इज्जत वापस मिली महसूस हो रही थी। मम्मा निकल गई। भोपाल जाकर मम्मा अच्छी तरह व्यवस्थित हो गई थी। रमेश जी ने मम्मा को कॉलेज हॉस्टल में ही रहने का इंतज़ाम कर दिया था। मम्मा रोज़ रात को हमारी खबर लेती, वीडियो कॉल करती। उसने अपने कॉलेज और हॉस्टल का पता दे दिया था और हम हमारी परीक्षाएं समाप्त होने तक दोगुनी गति से पढ़ाई कर रहे थे। पापा अपने ही रौब में थे। वही मम्मा को लेकर हमें खिजाना, व्यंग कसना, घर में कई तरह की औरतों को लाकर मौज मस्ती करना, देर रात तक घर आना। यह अध्याय हमारे लिए बहुत दुखदाई था। बेसब्री से अपनी परीक्षाएं खत्म होने का हम इंतज़ार कर रहे थे। आखिर इंतज़ार ख़त्म हुआ। अगर इस बारे में हम पापा से बात करते तो वे हमसे ऐसी सख्ती करते कि शायद दोनों भाई बहन ही अलग कर दिए जाते। बिना मुरवत के हमारे साथ कुछ भी हो सकता था। अगर उन्हें हमारी मनसा पता चलती तो पापा के ऑफिस जाते ही हम भोपाल की उपलब्ध ट्रेन में बैठ गए। इसके लिए हमें बड़ी जुगत लगानी पड़ी। हमने अपने साथ वे सामान रख लिए जिनसे इस घर में जल्द वापस आए बिना हमारा काम चल जाए। मम्मा को हमने इत्तला कर दिया था। शाम 5 बजे हम मम्मा के हॉस्टल के दरवाजे पर थे, पर यहाँ यह क्या, दरवाजे पर बड़ा सा ताला। नसों में हमारा खून जम सा गया। भाई घबरा गया था। उसकी रोनी सूरत देख मेरा भी दिल बैठ गया। हम तो पापा को बिना बताए आ गए थे। कहीं मम्मा नहीं मिली तो? इतने बड़े शहर में हम दोनों रात कैसे बिताएंगे? फिर पापा के पास वापस जाना। मैंने मम्मा को फ़ोन लगाया। 2 बार 3 बार लगातार बजती रही घंटी। शाम का डूबता सा सूरज हमें डराने लगा। भाई और हम एक दूसरे का मुख ताक रहे थे। दिमाग को डर के सिवा कुछ सूझ नहीं रहा था। अचानक सामने से एक लड़की को आती दिखा। होगी कोई 16-17 साल की। रेगिस्तान में जैसे जल का सोता। काश इसे ही कुछ मालूम हो।
पर ऐसा क्यों होगा भला? दुखी और निराश मन से हम उस लड़की को देख रहे थे और वह हमारे पास आकर खड़ी हो गई। मुझे आपकी माँ ने भेजा है, उधर ऑटो खड़ा है, आप लोग मेरे साथ चलिए। हमारे हाथों में चांद तारे आ गए थे। मैंने फिर भी उससे कुछ पूछना चाहा, तब तक लड़की ने कहा, मैडम से यह लीजिए, बात कर लीजिए। उसने फ़ोन लगाकर मुझे दिया। मम्मा, मेरी टूटी हुई आवाज़ के बावजूद मम्मा ने जल्दीबाजी में कहा, तुम लोग आओ पहले, फिर सब बताती हूँ। तुम्हें जो ला रही है वह रजनी है, बहुत अच्छी है, बेटी जैसी। मिलते हैं। यह 2 मंजिला बंगलानुमा बड़ा सा मकान था। अगल बगल 2 दरवाजे थे। बड़ा दरवाज़ा गैरेज के सामने खुलता था। मध्यम आकार का यह दरवाज़ा, जिससे हम दोनों अपने 2 सूटकेस के साथ अंदर आए थे, मकान के बरामदे के सामने था। गेट के सीधे में पत्थर की बंधी सड़क थी। दोनों ओर फूल के पेड़ पौधे थे। हम इन्हें बाजू में छोड़ते हुए मकान के बरामदे पर स्थित दरवाजे की ओर बढ़ रहे थे। मम्मा से मिलने की अथाह उचाह में डूबते सूरज की सुरमई सामने अनिश्चित का जरा जरा सा कंपन भर दिया था, मगर विश्वास का संबल भी साथ ही था। अब तक मम्मा बाहर आ गई थी। पूरे 1 साल बाद हम मम्मा को देख रहे थे। दोस्तों, आगे की कहानी हम जानेंगे इस कहानी के अंतिम भाग में, जो कि कल अपने समय पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।